कोर्ट में जाने से सबका टाइम बर्बाद होता है, दोनों पार्टीज का टाइम बर्बाद होता है, बिकॉज बहुत लंबा खींचता है। मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं आर्बिट्रेशन क्या होता है। सिंपल भाषा में 30 सेकंड के अंदर अगर आपको मेरे को समझाना है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है तो आप कैसे सकते? आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। आप दो लॉयर्स, अपने अपने पार्टी के लॉयर्स होते हैं, उन दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर को चुनते हैं। अगर दोनों अलग अलग आर्बिट्रेटर्स को चुनते हैं, वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके एक तीसरे आर्बिट्रेटर को चुनते हैं, एंड देन एवरीथिंग एविडेंस इज टेकन, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब कुछ चलता है। बट देर आर अ लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स इन आर्बिट्रेशन। वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, आप खुद अपने जज को चुनते हो, एंड द जज आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज गिव्स एन अवार्ड विच इज इक्वल टू द डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो अगर किसी को आर्बिट्रेटर बनना है तो सबसे पहले तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या उसको पढ़ाई करनी चाहिए? एक आर्बिट्रेटर बनने के लिए आपको सूझबूझ की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो आर्बिट्रेटर्स की फीस सबकी अलग अलग होती है या वही गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स होती है, कितने ले सकते हैं? एक्चुअली विडंबना ये है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहा था, एंड इट वॉज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। अब इसमें भी इफ इट बिकम्स अनएफोर्डेबल टू पीपल, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आर्बिट्रेटर इज अ जज, इज इक्वल टू अ जज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ छाबड़ा और आप देख रहे हो करियर की बात सौरभ के साथ, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट करियर्स के बारे में जो ट्रेडिशनल नहीं है, डिफरेंट हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज का एपिसोड स्पेशली यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी फील्ड में सेटल हो जाए। तो आज आर्बिट्रेशन पे बात करने के लिए हमारे साथ है मिसेस इंदिरा मूर्ति, जो आर्बिट्रेटर हैं और ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराती हैं। मूर्ति मैम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सौरभ, आई एम सो हैप्पी यहाँ पर आ पाई मैं, और जितना मेरा नॉलेज है इसके बारे में, आई वुड बी हैप्पी शेयरिंग दैट फॉर ऑल दोज पीपल फॉर whom it is useful. Like इंदिरा मैम, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। कैसे आप आर्बिट्रेटर बने और उससे पहले आप क्या करते थे? मैंने यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था, वाओ। एंड आईएएस एलाइड सर्विसेज में थी, दी एलाइड सर्विसेज कॉल्ड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। मैंने 34 प्लस ईयर्स अपना जीवन गवर्नमेंट और पब्लिक सेवा में दिया था, एंड आफ्टर सुपर एनुएशन, जस्ट बिफोर सुपर एनुएशन, मैंने लॉ कर लिया। एंड क्योंकि एनरोलमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन होता है, immediately after superannuation I got enrolled as an advocate with the Bar Council of Delhi. And after my retirement, while doing this work of advocacy, मुझे लगा कि मुझे स्पेशलाइज करना चाहिए, तो मैंने LLM किया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में GD गोयनका यूनिवर्सिटी से। And then after that I got empaneled as an arbitrator with Indian Council of Arbitration, and I'm also a life member there. तो पहले भी पब्लिक सेवा में थी, अभी भी पब्लिक सेवा में रहना चाहती हूँ, कंटिन्यू करना चाहती हूँ। क्या कोई पर्टिकुलर मोमेंट था जहां आपको लगा कि ये फील्ड आपके लिए राइट है, आर्बिट्रेटर? हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, एंड कोर्ट में जाने से सबका टाइम बर्बाद होता है, दोनों पार्टीज का टाइम बर्बाद होता है, बिकॉज बहुत लंबा खींचता है। तो देयर वाज अ टाइम
when I was looking after COFFEPOSA, that is Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act. तो उसमें that got me interested in law. उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में थी जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस वगैरह देखती थी. देन आई वाज आल्सो कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेयर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स वेर बीइंग डन. इन सब में देखा कि आर्बिट्रेशन पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के कंट्री में जाके उनके कोर्ट में अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए डरता है या हेजिटेट करता है, क्योंकि उनके अपने रूल्स होते हैं और हमारे कंट्री के अलग रूल्स होते हैं. तो एंड द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, द कल्चर्स आर डिफरेंट. तो वो लोग यही चाहते हैं कि एक पेज पे हो जो न्यूट्रल लेवल पे अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके. एंड आर्बिट्रेशन इज वन थिंग विच हेल्प्स, क्योंकि आर्बिट्रेशन का जो भी एक्ट है, इट इज टेकन आउट फ्रॉम द अनसिट्रल मॉडल एक्ट. यूएन का एक फोरम है जिन्होंने मॉडल रूल्स बनाया आर्बिट्रेशन के लिए, एंड दैट इज अडॉप्टेड बाय almost all the countries of the world. So every country is on the same page when it comes to resolving such disputes in trade agreements or investment agreements. इस वजह से, and then for domestic problems, किसी कंपनीज के बीच में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, बैंकिंग में होता है, the only way in which they could solve it was to go to the court earlier. But अभी ये this is called an alternate dispute resolution mechanism. It is parallel to a court. It is not out of court. Generally people सोचते हैं कि ये out of court settlement है. ये नहीं है. It's a parallel process in which there is an arbitrator who acts like a judge. एक अगर लेमैन को समझाना है, मुझे नहीं पता, मेरे को सिर्फ कोर्ट कचहरी पता है, मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं आर्बिट्रेशन क्या होता है. सिंपल भाषा में 30 सेकंड के अंदर अगर आपको मेरे को समझाना है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो आप कैसे समझाएंगे? आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है. कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा. आप दो लॉयर्स, अपने अपने पार्टी के लॉयर्स होते हैं, उन दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर को चुनते हैं. अगर दोनों अलग अलग आर्बिट्रेटर्स को चुनते हैं, वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके एक तीसरे आर्बिट्रेटर को चुनते हैं. And then everything, evidence is taken, oral evidence, documentary evidence, cross examination, सब कुछ चलता है. But there are a lot of plus points in arbitration. One is the flexibility. आप खुद अपने जज को चुनते हो, and the judge, after listening to both the parties, gives an award which is equal to the decree of a court. आप उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कोर्ट में पहले जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है. यू कैन, दैट अवार्ड इज इक्वल टू अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट. कौन कौन से सेक्टर्स में आर्बिट्रेटर्स ज्यादातर काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन हो गया है, बिजनेस रिलेशन पार्टनरशिप्स हो गए, या कंपनीज हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो गए. Basically you require 1 or 2 points for an arbitration. एक तो ये है कि it should be a written agreement between two parties. Number 2, going ahead, in that agreement there should be a clause which says that in case a dispute arises, we go to arbitration. अगर ये नहीं होता है, बाद में भी दोनों parties, when the dispute arises, they can sit down and work out an agreement that we will take this dispute to the arbitration and not to the court. जब तक ये दोनों चीजें नहीं हैं, एक written agreement and the consent, voluntary consent of both the parties to go to arbitration, that can never happen. So it can't happen in a tax kind of a situation, क्योंकि there is no agreement between you and the government. तो ऐसे जहां पर written agreement between parties नहीं है, वहां पर arbitration impossible है. मैम कुछ आप एग्जांपल्स दे पाएंगे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में या कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट में
या स्टार्टअप फाउंडर्स के डिस्प्यूट में आपने कभी किसी को हेल्प करा हो या उनका रिजोल्यूशन हो गया हो, हाउ इट वर्क्स? और क्या तीनों का प्रोसेस सेम होता है, अलग अलग होता है? नहीं, आर्बिट्रेशन तो एक ही टाइप का होता है। बेसिकली जो पार्टीज डिस्प्यूट में हैं वो दोनों अपने अपने लॉयर्स चुनेंगे एंड वो पार्टीज को इतना फ्लेक्सिबिलिटी की है कि वो अपना एक आर्बिट्रेटर भी चुने। तो वो आर्बिट्रेटर जो है द वेन्यू, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आर्बिट्रेशन आर कि आप कौन से लॉ के अंडर करना चाहते हो। आप दोनों पार्टीज इंडियन भी है, वो सिंगापुर के लॉ के हिसाब से भी करना चाहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, वन इज एडहॉक एंड वन इज इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दुबई का है। ऐसे बहुत सारे जगहों पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन इज लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, दे हैव अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। आप अगर वहां पर करना चाहते हैं तो यू गो देयर एंड they will provide you an arbitrator or you can choose from their panel of arbitrators कि कौन आपका dispute resolve करेगा। Then उसके बाद दोनों parties बैठेंगे and the venue is also decided by them, कहाँ करना चाहते हैं। तो आप कहीं पर भी seat of arbitration is important। seat आप सिंगापुर चुनना चाहते हैं, इंडिया चुनना चाहते हैं। So these are two things. One is the seat of arbitration. If you say कि मैं सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में करेंगे, तो the second thing is under which law. You can choose any law. Indian Arbitration and Conciliation Act चुन सकते हैं या सिंगापुर के लॉस चुन सकते हैं। तो you have to decide on the parties on dispute, have to decide on these two things, the seat of arbitration and the law under which they want to be governed. तो ये दो ही तरीके की सीट्स होती हैं? नहीं, सीट तो मैंने बोला ना, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन सेंटर आप करवा सकते हो। तो अब जैसे इंडिया है, सिंगापुर है, इसके अलावा और भी कंट्रीज की होती होंगी? लंदन का है, दुबई का है, हर बहुत जगहों पे ये आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। बट दैट इज एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। आप हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूशन को चुनो। दिल्ली में भी है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो हाई कोर्ट में स्थित है। बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू चूज एन इंस्टीट्यूशन। You can, even when the parties agree, they can choose someone they know who is a neutral person as an arbitrator. तो वो लोग कहीं पर भी वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है कि हमारा सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है एंड हम इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत हम लोग अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये तो लिखा रहेगा। But then if they want to go in for an ad hoc arbitration, they can choose a person whom both of them know as a neutral person and who is competent enough to do the arbitration. And they can, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है जो फिक्की में स्थित है, उनके भी पैनल्स होते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, उनका अपना पैनल होता है आर्बिट्रेटर्स का। तो उसमें से चुन सकते हैं या अपने नोन को ले आ सकते हैं और अपना आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बिजनेस पार्टनर इंडियन है, एक यूके बेस्ड है और कंपनी जो है वो यूएस उन्होंने रजिस्टर करी हुई है, उस केस में कैसे आप हेल्प करते हो? The parties have to choose. That is the flexibility given to the parties. Okay. तो वो चाहे तो वो क्योंकि वो रजिस्टर्ड यूएसए में है वहां पर करवाना चाहेंगे, या वो एक थर्ड न्यूट्रल जगह जैसे इंडिया है, यूके है, यूएस है, दे डोंट वांट टू गो इनटू एनी ऑफ दीज कंट्रीज, दे कैन गो टू सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर। सो ऐसे they have the complete authority and they have the flexibility to choose where they want to go and where they want to get their dispute resolved.
under arbitration. तो लोग सोचते हैं आर्बिट्रेशन सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर तक ही सीमित है, क्या ये पर्सनल लाइफ में भी लोगों को हेल्प करता है somehow? देखिए, मैंने बोला ना, जब तक एक एग्रीमेंट नहीं है दो पार्टीज के बीच में, आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता. यस, इफ इट इज अ बिजनेस पार्टनरशिप, आप दोनों इंडियंस है, अपने बिजनेस आई मीन एक स्टेट में है, दूसरा दूसरे स्टेट ऑफ इंडिया में है, वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, तो वो लोग आर्बिट्रेशन चूज कर सकते हैं. एंड अंडर इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन, पर्सनल I mean matrimonial में there is no agreement as such. When you get married, you don't sign a contract. There may be a prenuptial contract, but there is no contract कि हम दोनों पति पत्नी रहेंगे इतने साल, कुछ डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करें, ऐसे नहीं होता है ना. We get it resolved because this is a relationship, a personal relationship. तो जब तक वो एक वैलिड रिटन एग्रीमेंट नहीं हो बिटवीन द पार्टीज अंडर डिस्प्यूट, एंड अनलेस दे वॉलेंटरली एग्री टू गो फॉर आर्बिट्रेशन. मैं इतनी बार वॉलेंटरली इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये पर्सनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है या कोई और डिस्प्यूट है जो कोर्ट में जाता है. बट आजकल कोर्ट इज देयर आर सो मेनी केसेस अंडर बैकलॉग कि कोर्ट अभी they started this drive of mediation. Mediation is also one of the alternate dispute resolution mechanism. Okay. तो मीडिएशन में क्या होता है,